हेलो, नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस में जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जनरल साइंस में ये जो सारा कंटेंट है, जो जनरल साइंस का सारा कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है हमारी प्ले लिस्ट में। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कंटेंट बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। आप लोग प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करें, इसको एक बार ज़रूर देखें। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड से। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? रासायनिक बंध एक्चुअल में होता क्या है? बंध का मतलब क्या होता है? बॉन्ड, कोई भी दो चीजों का जुड़ना यानी कि बंध या बॉन्ड कहलाता है। देखिए, परमाणु का बाह्यतम कोश, परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्थायी हो जाता है। स्थायी हो जाता है यानी कि वो क्या कर लेता है? अपना अष्टक पूर्ण वो कर लेता है। क्या कर लेता है? अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेता है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने पर क्या होगा? उस परमाणु का जो है वो स्थायित्व यानी उसकी स्टेबिलिटी है जो बढ़ जाती है। तो हर एक परमाणु की ये कोशिश रहती है कि वो कैसे भी अपने बाह्यतम कोश में 2 या 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। स्थायित्व प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। कोई भी जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी परमाणु है वो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा या फिर क्या करेगा? साझेदारी करेगा। या फिर क्या करेगा? साझेदारी करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण या साझेदारी करेगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये उस परमाणु की संयोजकता पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? ये उस परमाणु की संयोजकता पर निर्भर करता है। अब आप कहेंगे संयोजकता क्या होती है? संयोजकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जिसे ग्रहण, त्याग या साझा करने पर बाह्यतम कोश में 2 या 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाए। 2 का या 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाए यानी उसका अष्टक पूर्ण हो जाए, तो वो क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। वो परमाणु की क्या कहलाएगी? संयोजकता। तो कोई भी परमाणु है वो 8 का अष्टक पूर्ण करने के लिए या 8 या 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? त्याग करेगा, ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? उसकी संयोजकता यानी कि उसकी वैलेंसी पर ये डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक बंध के प्रकार। रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड जो है वो हम मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं, हम 3 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। वैद्युत संयोजी बंध, जिसका दूसरा नाम है आयनिक बंध। वैद्युत संयोजी बंध को और किस नाम से जाना जाता है? आयनिक बंध के नाम से भी जाना जाता है। सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध, 3 प्रकार के बंध हम पढ़ने वाले हैं। वैद्युत संयोजी बंध यानी कि आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजी बंध और तीसरा है उप सहसंयोजी बंध। तो सबसे पहले हम चलते हैं वैद्युत संयोजी बंध की तरफ। वैद्युत संयोजी बंध जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से बनते हैं। एक परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। जो त्याग करने वाला है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो ग्रहण करने वाला परमाणु उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। धनायन और ऋणायन के मध्य वैद्युत संयोजी बंध बनता है। एक एनायन और कैटायन के बीच में क्या बनता है? एक वैद्युत संयोजी बंध यानी एक आयनिक बॉन्ड बनता है। इस बंध के बनने से आयनिक यौगिक यानी कि आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। आप कहेंगे कि वैद्युत संयोजी बंध में कौन से यौगिक बनते हैं, कौन से कंपाउंड्स बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। उन आयनिक कंपाउंड्स का गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है, उच्च होता है, और ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसका जो सबसे इजी एग्जाम्पल है वो हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको गलनांक और क्वथनांक के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे इजी जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे एलाबोरेट कर सकते हैं वो है हमारे सोडियम क्लोराइड यानी हमारे खाने के नमक का। ये आपका सोडियम क्लोराइड है, खाने का नमक है। ये कैसे बना? सोडियम और क्लोरीन के योग से बना। कैसे बना? सोडियम और क्लोरीन के योग से बना। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देखिए कि जो सोडियम है
सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 11 है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 11 है। और साइंस बैकग्राउंड वाले सब स्टूडेंट जानते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी परमाणु का, उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसके अंदर, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2, 8 और 11। कितना है? हमने पढ़ा है बेसिक्स में कि जो एसपीडीएफ 4 ब्लॉक्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो है वितरण होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8 और 1 है। 2, 8 और 1 का मतलब है इसके भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। इसके भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। और इससे पहले वाले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? देखिए आप यहाँ पे, उसमें है 8। यानी अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर दे, तो इसका काम हो जाएगा, इसका अष्टक पूर्ण माना जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है वो है 17। कितना है? 17। 17 एटॉमिक नंबर वाले क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2, 8 और 7। यानी इसके भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इनका तो दोनों का काम हो गया बहुत इजीली। इसके पास 7 है, इसके पास 1 है। अब ये 7 का त्याग तो नहीं कर सकता क्लोरीन, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, और ये 7 देगा भी क्यों? 7 ये देना भी नहीं चाहेगा। तो ये क्या करेगा? 1 इधर से लेगा सोडियम से। सोडियम ने 1 का त्याग किया, क्लोरीन ने 1 ग्रहण किया, और हमारा नमक तैयार हो गया। तो 1 प्लस और 1 माइनस परमाणु के बीच में, यानी 1 धनायन और 1 ऋणायन के बीच में ये जो बंध बना, ये कौन सा बंध हो गया? वैद्युत संयोजी बंध हो गया। इसका दूसरा नाम है आयनिक बंध। इसको हम आयनिक बंध के नाम से भी जानते हैं। और आयनिक बंध से जो यौगिक बनते हैं वो कौन से यौगिक होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या आयनिक यौगिक होते हैं। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो बेसिक पे मैं जाऊंगी जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि गलनांक और क्वथनांक एक्चुअल में होते क्या हैं। तो देखिए, गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिस पर मेल्ट हो रहा हो कोई भी सब्सटेंस। सिंपल है। गलन अंक यानी वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर दे, वो क्या कहलाएगा? उसका गलनांक कहलाएगा। दूसरा हमने देखा क्वथनांक। क्वथनांक इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वह टेम्परेचर, वह ताप, वह पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ बॉयल करना स्टार्ट कर दे यानी उबलना शुरू कर दे, वो कहलाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। तो याद रखिए, गलन अंक, क्वथन अंक। गलन अंक जिस पर पिघलना शुरू कर दे यानी गलना शुरू कर दे, और क्वथनांक, क्वथन अंक जिस पर वो उबलना शुरू कर दे। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल हमने समझ ही लिया सोडियम क्लोराइड का, किस तरीके से सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। और ये जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होकर के क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। ये बहुत ही कठोर होता है और बहुत मजबूत होता है। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, और ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। हमने पहले पढ़ा होगा बेसिक्स के अंदर कि जो साधारण जो डिस्टिल वाटर होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अगर उसमें नमक का घोल मिला दिया जाए तो वो विद्युत का चालक बन जाता है। क्यों बन जाता है? वो इसी कारण बन जाता है क्योंकि उसको आयंस मिल जाते हैं सोडियम और क्लोरीन के। उसको क्या मिल जाते हैं? आयंस मिल जाते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके बाह्यतम कोश में 8 और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, यानी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। ये था आपका वैद्युत संयोजी बंध यानी आयनिक बंध। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध अब हम देखेंगे सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं। सहसंयोजी बंध बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से। सहसंयोजी बंध कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा करने से कौन से बंध बनते हैं? सहसंयोजी बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ इसकी डेफिनेशन में ही हो गया कि साझेदारी से बनने वाला बंध। अच्छा, इसके आगे जो हम टॉपिक लेंगे वो भी साझेदारी से बनता है, लेकिन वो अलग टाइप की साझेदारी होती है। तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से जो बंध बनता है वो कहलाता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो दृढ़ यानी मजबूत होते हैं और दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। सिंपल से तरीके से इनको समझिए। एकल बंध जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, द्विबंध जब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, और त्रिबंध जब
6 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो। तो सीधे सीधे तरीके से याद रखिए 2, 4 और 6। अगर 2 की साझेदारी हो रही है तो बनने वाला बंध एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड। अगर 2 की साझेदारी हो रही है तो 2 की नहीं 4 की साझेदारी हो रही है तो डबल बॉन्ड, और अगर 6 की साझेदारी हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से हम इनको इंडिकेट करते हैं। तो हम एकल बंध का अगर हम उदाहरण देखें तो वो आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हम सब जानते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसको इसीलिए आवर्त सारणी का भटकता हुआ तत्व या आवारा तत्व भी कहा गया है, क्योंकि इसकी कोई स्टेबल पोजीशन आवर्त सारणी में भी नहीं मिली है इसको। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं जब मिलेंगे आपस में तो एक इसका और एक इसका दोनों साझेदारी करके इस तरीके से H2 बनाएंगे। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करेंगे, इसको तू भी यूज करो और इसको मैं भी यूज करूं, तो ये हो गया आपका सहसंयोजी बंध। द्विबंध का उदाहरण हम देखें तो ऑक्सीजन का हम लेंगे। देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 6, यानी इसके भाइब्रम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो ऑक्सीजन भी जो है वो O पोजीशन में कभी नहीं रहता, हमेशा आपको O2 पोजीशन में ही मिलेगा। कैसे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन इसके 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इसको भी चाहिए 2 इसको भी चाहिए, तो ये आपस में 2-2 की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। 2-2 की शेयरिंग कर लेंगे तो इसका भी अष्टक पूर्ण और इसका भी अष्टक पूर्ण। तो ये जो O2 है वो स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तीसरा जो उदाहरण है त्रिबंध का अगर हम लें तो वो है आपका H2O, जल का वाटर मॉलिक्यूल का उदाहरण है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। HO और H में इस हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दो आपस में शेयरिंग करेंगे, आपस में शेयरिंग करके क्या करेंगे, इन चार इलेक्ट्रॉन्स की, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और ये इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बाद H2O मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, 3 प्रकार के बंध सहसंयोजी बंध हमने पढ़े। इनको बिल्कुल सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, द्विबंध में 4 की और त्रिबंध में 6 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। सहसंयोजी बंध से बनने वाले यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी बंध में बनने वाले यौगिक क्या कहलाते थे, आयनिक यौगिक। ये क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक। और इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो अलग अलग होता है। और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत का प्रवाह इसमें नहीं होता है। आगे चलिए उप सहसंयोजी बंध पर। देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है सहसंयोजी बंध की तरह। उप सहसंयोजी बंध को हम ऐसे समझेंगे कि सहसंयोजी बंध में तो देने वाले दोनों थे, दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे थे, उन पे दोनों का अधिकार था, ठीक है। लेकिन उप सहसंयोजी बंध में क्या होगा कि दोनों ना दे करके केवल एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा और फिर उनको उस इलेक्ट्रॉन को या उन इलेक्ट्रॉन्स को वो दोनों बराबर यूज करेंगे। ये बंध भी 2 परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन का साझा करने से बनते हैं, लेकिन साझित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केवल एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ पे देने वाला एक ही होता है, यहाँ पे डोनर और रिसीवर वाला सिस्टम नहीं है, दाता और ग्राही वाला सिस्टम नहीं है। जो परमाणु साझेदारी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है वह जो है वो दाता कहलाता है और दूसरा परमाणु क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है। अच्छा, दाता और ग्राही वहां पर नहीं था, सहसंयोजी में नहीं था, यहाँ पर होगा। सहसंयोजी में तो दोनों ही दे रहे हैं और दोनों ही उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल दाता और ग्राही वाला सिस्टम होगा क्योंकि एक दे रहा है और दूसरा उसको यूज कर रहा है। तो ये हो गया आपका उप सहसंयोजी बंध। हमने 3 प्रकार के बॉन्ड्स पढ़े, कौन कौन से, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फर्दर टॉपिक है उस पर चलते हैं, वो है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस। एनसीईआरटी की 9th क्लास का ये टॉपिक है आपके केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के जो बेसिक्स हैं वो 2-3 चीजें होती हैं। एक तो होता है अभिकारक, क्या होते हैं, अभिकारक, और एक होते हैं उत्पाद, ठीक है। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनको कहते हैं अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं, जो बनने वाला पदार्थ है वो कहलाता है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ये बेसिक्स थे आपके इसके 2 पॉइंट्स कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कोई भी क्रिया है, कोई भी अभिक्रिया है, हो रही है, वो हो रही है वास्तव में, ये हम कब मानेंगे, कब हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो अभिक्रिया हो रही है। देखिए इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं।
सबसे पहले पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि या तो पदार्थ की अवस्था बदलनी चाहिए। अवस्थाएं हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो 3 प्रकार की अवस्थाएं हमने सबने पढ़ी हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा हमने सोल, जेल और बहुत सारी साइंस स्टूडेंट्स ने इसके अलावा भी बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन बेसिकली जो हम जिन चीजों को जानते हैं वो है ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन, जो बनने वाला उत्पाद है, बनने वाले जो पदार्थ हैं उनके रंग में परिवर्तन होना चाहिए। किसी प्रकार की गैस का निष्कर्षण, कोई नई गैस बननी चाहिए और उसका निष्कर्षण होना चाहिए। बनने वाली गैस कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, सल्फर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और टेम्परेचर में चेंज, ताप में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, परमाणु आपस में टकराते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी डेफिनेटली, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, घटने के चांसेस कम है, बढ़ने के ज्यादा है, तो ताप में परिवर्तन भी होना चाहिए। तो इन 4 में से अगर कोई एक भी कंडीशन कंप्लीट हो रही है तो हम ये मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पहली कंडीशन है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो या रंग में परिवर्तन। रंग में किसके? जो बनने वाला पदार्थ है यानी कि उत्पाद है उसके रंग में परिवर्तन होना चाहिए, या किसी प्रकार की गैस का निष्कर्षण होना चाहिए, या फिर ताप में परिवर्तन होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए हम मेन अभिक्रियाओं पर जाने से पहले हम ये समझेंगे कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जिसमें रिवर्स गियर डाला जा सके, यानी कि अभिकारक जो है वो अभिक्रिया करके A+B, ये A अभिकारक है, ये B अभिकारक है, दोनों ने अभिक्रिया की और अभिक्रिया करके C+D नाम के 2 उत्पाद, 2 प्रोडक्ट्स बना दिए। ठीक है, ये तो है अभिकारक और ये हैं उत्पाद। ये क्या है? आपके अभिकारक हैं और ये हैं आपके उत्पाद। A+B अभिकारक ने अभिक्रिया करके C+D नामक उत्पाद का निर्माण कर दिया। अब इस C+D में कैपेसिटी हो तो ये वापस अभिक्रिया करके और इस A+B का निर्माण कर दे, और यदि ऐसा संभव है तो वो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन। डेफिनेशन पर चलते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद पुनः क्रिया कारकों यानी अभिकारकों में बदल सकता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन उसको कहते हैं। A+B ने अभिक्रिया करके C+D का निर्माण किया और C+D ने पुनः अभिक्रिया करके A+B को अगर बना दिया, उसमें अगर इतनी कैपेसिटी है वो बना सकता है, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पर। उत्क्रमणीय का उल्टा अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल, यानी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। सिंपल सी बात है, उत्क्रमणीय में अगर A+B रिएक्शन करके C+D बना रहे थे और C+D फिर से रिएक्शन करके अगर A+B बना रहे थे, तो इसमें वो C+D रिएक्शन करके A+B वापस नहीं बना सकते। यानी वह अभिक्रिया जिनमें उत्पाद पुनः क्रिया कारकों में बदल नहीं बदल सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं कर सकता ऐसा, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इस अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य स्थापित नहीं होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो जो दोनों दिशाओं में चल सकती है, यानी अभिकारक जो हैं वो अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं और उत्पाद वापस अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण कर सकते हैं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में ये संभव नहीं होता है। एक पॉइंट जो मैं उत्क्रमणीय में बताना भूल गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद के मध्य इस तरीके से दोनों तरफ तीर का निशान लगा करके प्रदर्शित करते हैं। ये जो है ये पहचान है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। इस तरह से तीर का निशान अगर आप किसी अभिक्रिया के बीच में देखें और आपसे पूछा जाए कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, तो बिना सोचे आप आंसर दे सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी है? उत्क्रमणीय है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में अंतर, या यूं कहें कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस में डिफरेंस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में
अंतर। तो देखिए कोई भी अभिक्रिया हो रही है वो दो तरह की हो सकती है, तो वो रासायनिक है या भौतिक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि होने वाली जो अभिक्रिया है, होने वाला जो परिवर्तन है, जो चेंज है, वो फिजिकल है या केमिकल है, भौतिक है या रासायनिक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आणविक संरचना परिवर्तित नहीं होती है भौतिक अभिक्रिया के अंदर। होने वाली अभिक्रिया भौतिक अगर है, फिजिकल चेंज अगर है, तो उसमें आणविक संरचना यानी उस पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो होने वाली अभिक्रिया कैसी होगी? भौतिक अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो बिल्कुल उस पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, उसकी आणविक संरचना बदल जाएगी। क्यों? उसमें नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वो केमिकल चेंजेस से ही पॉसिबल है। तो फर्स्ट पॉइंट है भौतिक अभिक्रिया में आणविक संरचना कभी परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की या यूं कहें कि अभिकारकों की जो रासायनिक संगठन है या फिर उसकी आणविक संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है। भौतिक अभिक्रिया में यह आवश्यक नहीं है कि नया पदार्थ बने, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होना आवश्यक है। होने वाली अभिक्रिया में अगर किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो कंफर्म है कि वो अभिक्रिया कैसी है? रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशाओं में चल सके। अभी हमने पढ़ा था कि अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं और उत्पाद फिर से अभिक्रिया करके क्या बना दें? वापस अभिकारकों का निर्माण कर दे। तो जैसे हम इसमें एग्जाम्पल बताएं कि भौतिक अभिक्रिया, जैसे मोम का पिघलना, मोमबत्ती के मोम का पिघलना। मोमबत्ती का मोम मान लीजिए हमने हीट दे करके उसको मेल्ट कर दिया, पिघल गया, उसकी जो है स्ट्रक्चर चेंज हो गई, लेकिन क्या उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हुई? नहीं। क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? नहीं। उसका पदार्थ वो वैक्स था, मोम था, वो आज भी मोम ही है। और हम चाहे तो उसको फिर से गर्म करके सांचे में डाल करके उसको वापस से मोमबत्ती का रूप दे सकते हैं, तो वो उत्क्रमणीय हो गई। लेकिन जैसे रासायनिक अभिक्रिया है वो अनुत्क्रमणीय होती है। जैसे दूध से दही का बनना, आपसे ऐसे सिंपल से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे एग्जाम में जो देखने में बहुत दैनिक जीवन से जुड़े हुए होंगे, लेकिन आपको वो आंसर्स तभी आप बिल्कुल सही टिक कर पाओगे जब आप उस चीज को डेप्थ में समझ कर जाओगे। तो देखिए जैसे दूध से दही का बनना कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब आप में से आधे लोग कहेंगे कि नहीं साहब ये तो भौतिक अभिक्रिया। नहीं, ये बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि पहली बात नया पदार्थ बन रहा है, दूसरी बात ये अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय कैसे हुई? दूध से दही बन गया, क्या वापस दही से आप दूध बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो दूध से दही का बनना कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। अभी हमने कहा कि भौतिक अभिक्रिया में जो होने वाला परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी का मतलब हम वो थोड़े टाइम के बाद उसको वापस, अगर हम जिस कारण से वो परिवर्तन हुआ है उस कारण को अगर हम हटा लें तो वो जो परिवर्तन है वो वापस वैसा ही, वो चीज वैसी ही बन जाएगी जैसी वो पहले थी। जैसे हमने रबर बैंड को खींचा तो उसकी अवस्था परिवर्तित हुई, लेकिन जैसे ही हम उस बल को हटाएंगे, उस बाह्य बल को हम हटा लेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। यानी वो कैसा परिवर्तन था? अस्थायी परिवर्तन था। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। वापस से हम उसको नहीं चेंज कर सकते, वापस हम उसको पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। या तो एनर्जी जो है वो उसमें यूज हो जाएगी, उसका अवशोषण हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर ऊर्जा का प्रोडक्शन होगा तो ऊर्जा जो है वो रिलीज हो जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी। ठीक है। और इसमें नहीं होता है भौतिक अभिक्रिया में, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा होता है। भौतिक अभिक्रिया में ऊर्जा का कोई ना तो अवशोषण होता है, ना तो हानि होती है, और ना लाभ होता है, ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में या तो अवशोषण होगा या फिर उत्सर्जन होगा। उदाहरण है भौतिक अभिक्रिया के, जैसे पानी का उबलना या जमना, मोम का पिघलना। ठीक है। जैसे पानी का उबलना, पानी हमने गैस के ऊपर हमने भगोने में पानी चढ़ा दिया, उसने उबलना शुरू कर दिया, लेकिन हमने गैस जैसे ही बंद की और थोड़े टाइम के लिए हमने उसको छोड़ा तो वापस अपने उसी टेम्परेचर पे आ जाता है। तो वो परिवर्तन कैसा था? अस्थायी परिवर्तन था, वो स्थायी नहीं था। जैसे ही हमने उस कारण को बंद किया, यानी हमने उस ताप को देना बंद किया, तो वो पानी वापस अपने उसी टेम्परेचर पे आ गया, उसने उबलना बंद कर दिया, वो नॉर्मल लिक्विड स्टेट में अपनी आ गया और उसका टेम्परेचर भी कम हो गया। जो है पानी का जमना, बर्फ हम पानी की जमाते हैं और बर्फ जमा करके हमने बाहर निकाल करके ट्रे रख दी, हम कुछ घंटों के लिए उसको रखेंगे तो वापस अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यानी जब हमने रेफ्रिजरेटर में उसको रखा था, यानी वो जो कारण हमने उसको दिया जमने का, जैसे ही वो कारण हमने हटाया तो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। जैसे कोयले का जलना, कोयले को आपने जलाया, कोयले को जलाने पर क्या क्या बना?
CO2 गैस निकली और राख बनी, तो क्या आप वापस इन दोनों चीजों को मिला करके कोयला बना सकते हो? इज इट पॉसिबल? ये कभी संभव नहीं है, स्थायी परिवर्तन है। जंग का लगना, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। मोमबत्ती का जलना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है? तो अभी मैंने ये एग्जाम्पल आपको 3 बार पहले दिया, मैं फिर से बता रही हूँ। मोमबत्ती का जलना जो है वो दोनों है। मैंने बोला था मोम का पिघलना, मोमबत्ती के अंदर जो मोम पिघल रहा है, मोमबत्ती के अंदर ये मोमबत्ती है आपकी, ये मोमबत्ती जल रही है, ये मोमबत्ती जब जल रही है तो ये जो मोम पिघल रहा है आपका, ठीक है, ये मोम पिघल रहा है और ये यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है पिघल पिघल करके, ये तो कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। और लेकिन ये जो मोमबत्ती जल रही है, ये जो लाइट आपको दे रही है, इसका जो धागा जल रहा है, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर एक गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। और क्या इस जली हुई मोमबत्ती के इस धागे को आप वापस उसी पोजीशन में ला सकते हो? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। तो मोमबत्ती का जलना ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है पहले भी। इसमें आपको आंसर क्या करना है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? ये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। आगे चलते हैं, कुछ मेन जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे फोटोग्राफी की अभिक्रिया, ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर प्लस ब्रोमीन, Ag प्लस Br2, इन दोनों के योग से ये एक तरह से जो होती है ये विघटन अभिक्रिया होती है। AgBr जो है वो फोटो यानी लाइट के प्रभाव से जब टूटता है तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है। ठीक है। शाक सब्जियों का कंपोस्ट होना कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए 2 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की हानि होती है, ऊष्मा या ऊर्जा की हानि होती है। और ऊष्माक्षेपी, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने आपको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊर्जा का लाभ होता है और ऊष्माशोषी जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है यानी कि हानि होती है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी यूज होती है। तो शाक सब्जियों का कंपोस्ट होना कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है एडल्ट्रेशन या रेंसिडिटी। क्या होता है एडल्ट्रेशन या रेंसिडिटी? आप सब लोग खाते हो चिप्स, चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स भरे हुए आते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर पड़े रहते हैं। तो ऐसा क्या किया जाता है कि उसके अंदर जिस ऑयल में वो फ्राई हुए हैं वो ऑयल जो है वो स्मेल ना करे, वो खराब ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है? जो ये ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं उसको उनका जो है वो ऑक्सीडेशन ना हो वो रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे चिप्स की थैली में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। तो एडल्ट्रेशन या रेंसिडिटी क्या होती है कि कोई भी तेलीय पदार्थ जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा? उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? कोई भी एंटीऑक्सीडेंट उस पर यूज किया जाता है। जैसे चिप्स की थैलियों में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि चिप्स की थैलियों में जो पदार्थ जो चिप्स होता है उसका एडल्ट्रेशन रोकने के लिए, उसकी विकृत गंधिता को रोकने के लिए किस पदार्थ का या कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। आगे देखिए, वनस्पति तेल का निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण करने से ये एनिमल ऑयल यानी कि एनिमल ऑयल में ये परिवर्तित हो जाता है। निकल की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण जब करते हैं तो ये एनिमल ऑयल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। वनस्पति तेल असंतृप्त होता है जबकि एनिमल ऑयल संतृप्त होता है, इसलिए हानिकारक होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कली यानी कि व्हाइट वॉश, जिसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तो हो गया बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इनके नाम भी आपको, रासायनिक नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना? इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाला जाता है या इसके अंदर जब पानी को डाला जाता है तो वो H2O से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बुझा हुआ चूना या कड़ी कहलाता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। तो इनके आपको फॉर्मूले और इनके रासायनिक नाम और इनके जो साधारण भाषा में जो प्रचलित नाम है वो तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। जो है बीच में एक चीज और आई है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये CO2 गैस के साथ रिएक्शन करके बनाता है CaCO2, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं चूना पत्थर या खड़िया पत्थर। क्या कहते हैं इसको? चूना पत्थर या खड़िया पत्थर भी कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है इसका रासायनिक नाम? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको यहां से ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना और कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं चूना पत्थर या खड़िया पत्थर। ठीक है, अब आते हैं हम हमारी मेन टॉपिक पे जो है हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, पहले हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन को लेते हैं। पहले हम किसको लेते हैं? ऑक्सीडेशन को लेते हैं सबसे पहले। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, देखिए किसी भी परमाणु के साथ या किसी भी यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या क्या कंडीशंस हैं? या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, या इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, या फिर पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर बढ़े। ठीक है, इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? ऑक्सीकरण। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ चारों कंडीशंस को। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर धनावेश का बढ़ना, चारों में से कुछ भी अगर हो रहा है, कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगी। अपचयन यानी रिडक्शन, इसकी उल्टी हो जाएगी। इसकी उल्टी कंडीशंस को हम फॉलो कर लेंगे, यानी ऑक्सीजन का हटना, वहां पे ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या धनावेश का घटना। चारों कंडीशंस को अपोजिट कर लीजिए, वो अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश का बढ़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसका अगर उल्टा कर लें, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या धनावेश का घटना, तो वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। अब एक नई टर्म आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है? रेडॉक्स का मतलब होता है जब एक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहे हो। देखिए, जैसे आजकल दो नामों को जोड़कर एक नाम बनाने का प्रचलन चल रहा है, उसी तरीके से ये प्रचलन हमारे साइंस में बहुत पहले से चल रहा है। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला करके रेडॉक्स बहुत पहले बना दिया था। तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, साइंस के स्टूडेंट्स को पता है कि दो नामों को जोड़कर हम नया नाम बना सकते हैं। ठीक है, रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हो किसी अभिक्रिया में, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो अभिक्रिया? रेडॉक्स कहलाएगी। ठीक है, अब ऑक्सीकरण और अपचयन का बेसिक तो हमें समझ में आ गया कि चार में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं? कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें ऑक्सीकारक कौन सा पदार्थ है और अपचायक कौन सा है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। देखिए, हम यहाँ उल्टे चलेंगे, आप याद रखिए, जिसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जिस पदार्थ का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। ये आप याद रखिएगा। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखिए, यहाँ उल्टा चलेंगे हम। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक कहलाएगा और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। जो मोटे मोटे जो एग्जाम्पल सभी बेसिक अभिक्रियाओं के अंदर जो ऑक्सीकारक के हैं वो है ऑक्सीजन, ओजोन, H2O2, HNO3, KMNO4, K2Cr2, O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है,
अपचायक जो है हमने बता दिया कि जिनका ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो अपचायक कहलाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, वो है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S और SO2 और कार्बन। ये मोटे मोटे अपचायक हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का रोल प्ले करते हैं, दोनों की भूमिका निभाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं सबसे ज्यादा। तो ये है H2O2, SO2 और H2S, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, H2O2, SO2 और H2S, ये तीनों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो ये हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल बॉन्ड का जो चैप्टर था वो अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।